नमस्कार। आप लोगों का कैरियर किंग चैनल पे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में, जो कि एक जीएस का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, इसके विषय क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ज्योग्राफी में हमें क्या क्या पढ़ना है, जिसका जो है आईएएस, पीसीएस या जितने भी इस तरह के वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनमें इस सब्जेक्ट से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। तो आज के विषय क्षेत्र के बारे में, विषय वस्तु के बारे में हम चर्चा करते हैं, भूगोल की। तो भूगोल होता क्या है, पहले ये जान लेते हैं। तो भूगोल शब्द एक यूनानी विद्वान एराटोस्थेनीज ने दिया था। एराटोस्थेनीज और इसके जनक जो है वो भी एक ग्रीक विद्वान, यूनानी विद्वान है, हिकैटियस। हिकैटियस को ज्योग्राफी का जनक माना जाता है। ऐसा क्यों कि हिकैटियस को जनक माना जाता है और एराटोस्थेनीज को नहीं? क्योंकि हिकैटियस ने सर्वप्रथम करीब 560 ईस्वी पूर्व ज्योग्राफी को एक क्रमबद्ध रूप से, मतलब उसको संयोजित करने का प्रयास किया था, इसलिए हिकैटियस उसका जनक। और ज्योग्राफी शब्द का निर्माण एक तरह से एराटोस्थेनीज ने किया था। ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है, या ज्योग्राफी की एक परिभाषा अगर हम देना चाहें तो उसका क्या होता है? तो एक सिंपल परिभाषा जो होती है उसको दो शब्दों, इसके जियो और ग्राफी के संधि विच्छेद करने से हमें स्पष्ट होती है। एक है जियो। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। इस तरह अगर हम सरल शब्दों में देखें तो ज्योग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करने वाला विषय, जिसे हम भूगोल या जियोग्राफी कहते हैं अर्थात। और इसमें हम ज्योग्राफी के अलावा जैव भूगोल वाले खंड में इसके इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो कि आज के समय में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में उभरा है। और पर्यावरण से संबंधित समस्याएं जो भी होती हैं उसके बारे में हम इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में चर्चा करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी को मुख्य रूप से अगर बांटा जाए अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, तो इसे दो भागों में हम बांटकर अध्ययन करते हैं: विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। भारत का भूगोल चूंकि इसलिए बांट कर अध्ययन करेंगे चूंकि हम भारत देश में रहते हैं, तो भारत के बारे में हमें अधिक जानकारी की आवश्यकता होती है, तो इसलिए भारत के भूगोल को हम एक अलग खंड में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि विश्व का भूगोल होता क्या है, या विश्व का भूगोल में क्या क्या हम पढ़ सकते हैं। तो विश्व भूगोल में मुख्य रूप से भौतिक भूगोल, जो भूगोल प्राकृतिक रूप से है, जिसे हम छू कर या महसूस कर सकते हैं, उसे हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। छूने का मतलब है कि जैसे पेन है, अब ये भौतिक भूगोल के अंतर्गत नहीं आती क्योंकि ये मानव निर्मित है। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम उन्हीं चीज़ों का अध्ययन करेंगे जो प्रकृति द्वारा निर्मित है। जैसे आपका हो गया पर्वत, पठार, मैदान, जो भी प्रकृति द्वारा निर्मित है, जैसे वनस्पति हुई, इनके बारे में अध्ययन हम भौतिक भूगोल वाले खंड में करेंगे। और मानव भूगोल वाले खंड में जो है ज्योग्राफी का वह पार्ट अध्ययन किया जाएगा जिस पर मानव के प्रभाव से उसमें कुछ परिवर्तन होता है, या उसका कुछ संशोधन होता है, या मानव के उपयोग में वो उपयोगी हो जाता है। मानव के दृष्टिकोण से उसको हम मानव भूगोल में अध्ययन करेंगे। जैसे आपका हो गया जनसंख्या, जनजातियां, मानव की जातियां, और इसके अलावा प्रवास, और साथ ही नगर और ग्रामीण अधिवास के बारे में चर्चा करेंगे। ये तो एक संक्षिप्त ओवरव्यू हो गया कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में हम क्या क्या अध्ययन करेंगे। आइए चलते हैं भौतिक भूगोल में और क्या क्या, कौन कौन से चैप्टर आते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है।
भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी को, इस भूगोल के भौतिक भूगोल को पढ़ने से पहले हम भूगोल की सामान्य अवधारणाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे कि हमें भूगोल में आने वाले आगे के जो संकेत या चिन्ह होते हैं, जैसे अक्षांश, देशांतर, कौन किस डिग्री पे है, और इसकी मतलब भौगोल, इसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई, उसके कुछ संक्षिप्त बिंदुओं की ऐसा भाग चर्चा करेंगे, जिनमें हम सौर मंडल, पृथ्वी की गतियां, अक्षांश एवं देशांतर के बारे में चर्चा करेंगे। सौर मंडल में हम सौर मंडल तथा ब्रह्मांड इसके बारे में हम पहले चैप्टर में चर्चा करेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आपने सुना होगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक शून्य, एक बिंदु से हुई है। एक बिंदु जिसका घनत्व अनंत माना जाता है, जिसका गुरुत्वाकर्षण भी अनंत माना जाता था, और उस समय एकदम अंधेरा था। और यह चीजें जो है बिग बैंग सिद्धांत के अंतर्गत, बिग बैंग सिद्धांत, जिसे जॉर्ज लेमेंतेयर ने प्रस्तुत किया था। जॉर्ज लेमेंतेयर, इन्होंने प्रस्तुत किया था सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि ब्रह्मांड जो है एक शून्य, एक बिंदु था, जहां अचानक से विस्फोट हुआ और जिससे हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। कुछ सेकंडों में इसका विस्तार हुआ और उसके बाद कुछ ही वर्षों में इससे आकाश गंगाएं, हमारे ग्रह, पृथ्वी और पृथ्वी जैसे अनेक ग्रहों का और सूर्य और तारों का निर्माण हुआ। ये हम ब्रह्मांड वाले चैप्टर पढ़ेंगे, और साथ ही इसमें हम आकाश गंगा के अलावा कुछ मेटेरॉइड्स होते हैं, एस्टेरॉइड होते हैं, पुच्छल तारों के बारे में आपने सुना होगा, उसकी चर्चा हम ब्रह्मांड और सौर मंडल वाले अध्याय में करेंगे। इसके बाद हम पृथ्वी की गतियों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि दूसरा अध्याय पृथ्वी की गतियां, मोशन ऑफ अर्थ में किया जाएगा। इसमें हम पृथ्वी की घूर्णन गति और परिक्रमण गति के बारे में चर्चा करेंगे। परिक्रमण गति, यह पढ़ने का उद्देश्य क्या है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति? इससे हम यह जानेंगे कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, कैसे गर्मी, बरसात और अन्य ऋतुएं आती है। तो ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, इसकी चर्चा पृथ्वी की गतियां वाले अध्याय में किया जाएगा, और साथ ही दिन और रात कैसे होता है। और इसके बाद हम अक्षांश और देशांतर की बात करेंगे। अक्षांश और देशांतर का उपयोग आपको लगभग हर अध्याय में हर जगह कहीं न कहीं मिलेगा, इसलिए इसकी चर्चा हमें सर्वप्रथम कर लेना ज़्यादा उचित रहेगा। तो इसमें हम अक्षांश, आप जानते हैं कि अक्षांश क्या होता है। अगर सरल शब्दों में कहें तो पृथ्वी पर वह काल्पनिक रेखा जो मतलब हॉरिजेंटल रेखा है, पट पाई जिसे अगर कह सकते हैं, तो उसे हम अक्षांश कहते हैं। और जो खड़ी पाई है जो दोनों ध्रुवों को मिलाती है, उसे हम देशांतर कहते हैं। इससे क्या उपयोग होगा, इससे हमें देशों की स्थिति, समय का ज्ञान, कि किस देश में कौन सा समय इस समय चल रहा है, कौन सा समय, तो उससे हम अक्षांश और देशांतर के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। सामान्य धारणाओं में इसकी चर्चा करने के बाद आइए हम चर्चा कर लेते हैं कि विश्व के भूगोल में, के भौतिक भूगोल वाले खंड में हम किन किन मुख्य खंड की चर्चा करेंगे, जिसके उपखंड है। तो इसमें हम सर्वप्रथम भूआकृति विज्ञान, जिसे सरल भाषा में स्थल मंडल कह सकते हैं, स्थल मंडल की चर्चा करेंगे। स्थल मंडल होता क्या है? स्थल मंडल से तात्पर्य है कि ऐसा पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र, पृथ्वी की भूपटल या ऊपरी परत का क्षेत्र, जिसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आपके पर्वत, पठार, नदियां आदि की चर्चा स्थल मंडल के अंतर्गत की जा सकती है, और इसे ही स्थल मंडल
कहा जाता है। और उसके बाद हम जलमंडल की चर्चा कर सकते हैं। जलमंडल की अगर परिभाषा दें संक्षिप्त, तो इसमें जलमंडल का अर्थ है कि पृथ्वी का वह भूभाग जिस पर जल विद्यमान है। आपको पता होगा कि पृथ्वी के 71% भाग पर जल की उपस्थिति है। यह महासागरों में, नदियों, झीलों और साथ ही ग्लेशियर में उपस्थित है। तो ये एक हमारा बहुत बड़ा खंड है, चूँकि 71% भाग पे ये फैला हुआ है, तो इसकी हम अलग से चर्चा करेंगे। इसमें हम लवणता महासागर की, साथ ही इसके संसाधन जो है, महासागर में जो संसाधन पाए जाते हैं, इसकी चर्चा की जाएगी जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर में। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वायुमंडल की या एटमॉस्फेयर। वायुमंडल को अगर परिभाषित करें तो पृथ्वी का वह क्षेत्र सैकड़ों किमी में फैला हुआ गैसीय आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं, जिनमें विभिन्न गैसें विद्यमान हैं। जैसे ऑक्सीजन आपका 21% है, नाइट्रोजन 78% है। तो इसकी चर्चा हम वायुमंडल वाले चैप्टर में करेंगे, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और साथ ही वायुमंडल में इसकी विभिन्न परतों के बारे में चर्चा करेंगे कि वायुमंडल में कौन कौन सी विभिन्न परतें हैं। जैसे आपने सुना होगा क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल आदि। इसके बाद हम जो अगला खंड होगा वो जैवमंडल होगा, बायोस्फीयर। जैवमंडल एक सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि जैवमंडल वह क्षेत्र होता है जहाँ जीवन का निवास हो, जहाँ जीवन पाया जाता है। तो आपको पता है कि जीवन स्थल मंडल में पाया जाता है, जल मंडल में भी पाया जाता है और वायुमंडल में भी पाया जाता है। तो जैवमंडल का वह क्षेत्र जो इन तीनों मंडलों में जीवन के रूप में व्याप्त है, उसे हम जैवमंडल के अंतर्गत चर्चा करेंगे। जैवमंडल में हम मिट्टियों के बारे में चर्चा करेंगे, कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। साथ ही वनस्पतियों की चर्चा करेंगे, अर्थात वन की चर्चा करेंगे, कितने प्रकार पृथ्वी पे वन पाए जाते हैं। जैसे आपने भूमध्यरेखी वन के बारे में सुना होगा, भूमध्यरेखी वन या मानसूनी वन या शंकुधारी वन, शंकुधारी वन। इसमें आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह विषय क्षेत्र का परिचय बस है इस क्लास में। इस क्लास का तात्पर्य है कि आपको भूगोल में जो जो पढ़ाई जानी है, वो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बस उसकी एक जानकारी देना है। इसकी विस्तृत चर्चा हम अलग अलग अध्यायों में जो करेंगे, तो अन्य अध्यायों की भी चर्चा करेंगे, जिसमें आपको विस्तार से चर्चा इसकी की जाएगी। इसके बाद हम भू आकृति विज्ञान स्थल मंडल में कौन कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण हैं, जिनकी चर्चा की जानी चाहिए, जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द अर्थ, ये हमारा पहला चैप्टर है। इसमें हम पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। आपको पता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। 4.5 अरब वर्ष पूर्व। उस समय पृथ्वी एक आग का गोला थी, आग का गोला। फिर यह धीरे धीरे ठंडी हुई, और यह किस प्रकार, किस प्रक्रिया के तहत हुआ, इसका विस्तृत चर्चा हम इस खंड में करेंगे, इस अध्याय में करेंगे, इस खंड के। इसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम चर्चा करेंगे कि पृथ्वी में उसकी संरचना कैसी है, उसकी बनावट कैसी है और किन किन तत्वों से बनी है। तो आप इसमें हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी परतें हैं पृथ्वी की, कौन कौन सी परतें। तो आपको जानकारी होगी थोड़ी बहुत कि पहली परत को हम बोलते हैं क्रस्ट, जो सबसे ऊपरी परत है।
लगभग ऊपर से 100 किलोमीटर के आसपास में मानी जाती है, 100 किमी। इसके बाद आती है हमारी मेंटल, और सबसे नीचे या सबसे अंदर माना जाता है कोर, कोर या केंद्र। और इसमें इनके घनत्व और इसमें पाए जाने वाले तत्वों, कौन कौन से प्रमुख तत्व हैं, घनत्व कितना है इनका, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। इससे फायदा क्या होता है या इससे हमें और जानकारी क्या मिलती है, इससे हमें अन्य ग्रहों की उत्पत्ति तथा ब्रह्मांड में कौन से ग्रह हैं जिनमें जीवन की संभावना है, उसके बारे में एक अनुमान लगता है। तो इस अध्याय को पढ़ने से तो इसमें प्रश्न भी बनते हैं कि क्रस्ट में कौन सा खनिज सबसे अधिक पाया जाता है। तो अगर तत्व की बात करें तो सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है, और खनिज की बात करें तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम क्रस्ट में सबसे अधिक पाए जाते हैं। इसके बाद हम तीसरे चैप्टर पे चर्चा करेंगे, जो हमारा है चट्टान एवं खनिज। चट्टान एवं खनिज के बारे में हम इसलिए अध्ययन करते हैं क्योंकि यह मानव की आर्थिक क्रियाओं, मानव की आर्थिक क्रियाओं का आधार है। आपको पता ही होगा कि सभ्यता का विकास जो है वो सबसे पहले तांबे के खोज से हुआ है, क्योंकि तांबे से हमारे हथियार बने तांबा, और इसी के कारण हमारी सबसे पहली नगरीय क्रांति भी हुई, जिसे आप सिंधु घाटी की सभ्यता के रूप में जानते हैं। और इसके बाद हमारी दूसरी नगरीय क्रांति हुई, जो इतिहास में पढ़ते हैं, वो लोहे की खोज के कारण हुई, जिसमें भारत में ही कई महाजनपदों का विकास हुआ। जैसे आपके मगध के बारे में आपने सुना होगा, साकेत के बारे में सुना होगा, कंबोज के बारे में सुना होगा। तो लौह क्रांति के कारण ही हुआ। लोहे से क्या हुआ, लौह खनिज के विकास से क्या हुआ कि कृषि और मजबूत हथियार का निर्माण हुआ, जो युद्ध जीतने में अधिक सहायक हुए। और कृषि में इसका उपयोग क्या हुआ, हल के रूप में हल हुआ, जिससे हमारी कृषि की उन्नति बहुत तेज हुई। तो इस तरह से खनिजों का जो महत्व है उसको देखते हुए हम इसकी चर्चा करेंगे, और साथ ही इसमें ये भी देखेंगे कि ये पृथ्वी के किन किन, अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो पृथ्वी की किन किन परतों में पाया जाता है, और कहाँ कहाँ किन किन परतों में इसकी सर्वाधिक उपस्थिति होती है। तो अनुमानतः किया जाता है कि कोर, जो कि हमारा सबसे अधिक घनत्व वाला है, तो वहाँ लौह की मात्रा अधिक है, और साथ ही हमारी भूपर्वती में इसकी एक सीमित मात्रा पाई जाती है, लेकिन कोर की अपेक्षा कम माना जाता है। तो इसकी चर्चा हम चट्टान एवं खनिज में करेंगे। इसके अलावा परमाणु खनिजों की भी चर्चा यहीं करेंगे खनिज वाले चैप्टर में, जो कि ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। जैसे आपने यूरेनियम, थोरियम, और साथ ही जैसे आपकी ज्वेलरी से संबंधित खनिज हैं, सोना चांदी, ये कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ। और साथ ही यहाँ पे ये भी चर्चा कर सकते हैं कि इनकी मात्रा किस देश में अधिक उत्पादन होता है, किस देश में कम होता है। तो उसकी चर्चा आप चट्टान एवं खनिज वाले अध्याय में करेंगे, विश्व के संदर्भ में, न कि भारत के संदर्भ में। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर हो जाएगा अंतर्जात एवं बहिर्जात बल। अंतर्जात और बहिर्जात बल में, अंतर्जात और बहिर्जात बल का मतलब क्या होता है। अंतर्जात और बहिर्जात बल मुख्य रूप से दो बलों पर निर्भर करते हैं, एक संपीड़न बल और एक तनाव मूलक बल। संपीड़न बल का मतलब आप समझते हैं कि जब कंप्रेस कोई चीज़ दबाई जाती है तो उसको संपीड़न बोलते हैं, और तनाव जब खिंचाव होता है उसे तनाव होता है। इन दो बलों से पृथ्वी के धरातल पर या इसके आंतरिक भाग में क्या परिवर्तन होते हैं, उससे पृथ्वी पर बनने वाली स्थलाकृतियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। चूंकि पृथ्वी पे जितनी इन बलों के द्वारा अचानक से कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये धीरे धीरे हजारों साल, करोड़ों साल में परिवर्तन या लाखों साल में परिवर्तन करते हैं।
जिससे कि यहाँ पे पर्वतों का जैसे निर्माण होता है इन्हीं बलों के द्वारा। साथ ही नदी घाटियों का विकास भी होता है। जैसे आपने सुना होगा कि भ्रंश घाटी में हमारी दामोदर नदी बहती है, साथ ही नर्मदा और ताप्ती भी भ्रंश घाटी में बहती है। तो इन्हीं में संपीड़न बलों के कारण उत्पन्न होते हैं। और यहीं पर हम कुछ बहिर्जात बलों के बारे में बात करेंगे। तो बहिर्जात बलों की अगर बात करें तो इसमें आपका अपर्दन है। अपर्दन का मतलब है कि हमारा ऊंचा भाग जो है, जैसे पर्वत या पठार, इसका अपर्दन होता है और धीरे धीरे यह मैदान आदि क्षेत्रों में बदलता जाता है, या अपर्दन होता है तो रेगिस्तान भी बनने की संभावना होती है। आपने सुना होगा जैसे हमारा अरावली पर्वत है, यह पहले बहुत ही ऊंचा पर्वत माना जाता था, लेकिन इसका अपर्दन होकर यह अब काफी नीचा हो गया है, अरावली। तो इन सब बलों की चर्चा हम अंतर्जात एवं बहिर्जात बल में करेंगे। और इसमें आप मुख्य रूप से भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, अक्षय अपर्दन की हमने चर्चा किया, और जलवायु और पवन से बनी स्थलाकृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे पवन से स्थलाकृतियों के बारे में चर्चा, अगर हम कुछ उदाहरण लें तो जैसे आपका जीवजेन है, यारडंग है, यारडंग, और एक स्थलाकृति जिसके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं जैसे लोयस है। एक जगह से मिट्टी उड़ के जब दूसरी जगह जाती है तो वहाँ लोयस बनता है। और इसी तरह बरखान आदि की चर्चा हम इस खंड में करेंगे। और इसके बाद हमारा 5वां अध्याय होगा महाद्वीप एवं महासागर का वितरण। वितरण, महाद्वीप एवं महासागर का वितरण, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि महाद्वीप का मतलब विस्तार कहाँ कहाँ है, यहाँ पे कौन कौन से पर्वत हैं, पठार हैं। चूँकि इनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, पूछा जाता है कि यह पर्वत कहाँ पर है या यह मरुस्थल कहाँ पर है। जैसे पूछ दिया जाता है कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो यह है सहारा आपका। फिर जल संधियों की चर्चा करेंगे यहीं पर, जैसे आप डेविस जल संधि है, डेविस जल संधि, साथ ही मलक्का स्ट्रेट है या मलक्का जल संधि है। तीन संधियों की चर्चा हम यहाँ करेंगे, और साथ ही विश्व की नदियों के बारे में भी हम यही अध्ययन कर लेंगे। जैसे सबसे बड़ी नदी आपकी है नील नदी, और लंबाई की दृष्टि, अगर प्रवाह की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ी नदी है अमेजन। तो विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में भी हम इसी अध्याय में चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारा ये भू आकृति विज्ञान स्थल मंडल का खंड समाप्त हो जाएगा। फिर हम चलेंगे जल मंडल हाइड्रोस्फीयर पे। जल मंडल, हमने एक परिभाषा आपको बताई थी, दोबारा से बता देते हैं कि जल मंडल का तात्पर्य हुआ है कि वह क्षेत्र, पृथ्वी का वह क्षेत्र जो कि 71% जो है क्षेत्र जल से ढका हुआ है। इसलिए टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है भूगोल की दृष्टि से इसका अध्ययन करना। तो इसमें हम महासागरीय नीतल की चर्चा करेंगे कि महासागरीय नीतल का मतलब है कि महासागर की तली। महासागर की तली के बारे में हम वर्णन करेंगे कि किस तरह की यहाँ की तली है, कौन कौन से महासागर की, किसकी ज़्यादा गहरी है, किसकी कम है। तो इसमें हम कटक की चर्चा कर लेंगे। कटक का मतलब होता है कि जलमग्न, समुद्र के जल में जलमग्न पर्वतों की श्रृंखला, पर्वतों की श्रृंखला जो होती है वो कटक के रूप में जानी जाती है। और इसी में हम महाद्वीपी मग्न तट, महाद्वीपी मग्न तट, अंतःसागरीय मैदान, अंतः सागरीय मैदान, और यहीं पे गर्त या खाई। आपको पता है कि सबसे गहरी खाई जो है, जो हमारी एवरेस्ट से भी सबसे गहरी मानी जाती है, उसकी अगर लंबाई के हिसाब से देंगे तो मरियाना ट्रेंच है, मरियाना गर्त, लगभग 11 किमी गहरी है।
इन सब की चर्चा हम सागरी नीतल वाले खंड में करेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा अध्याय जाता है महासागरी धाराएं। महासागरी धाराओं के बारे में हम प्रशांत महासागर या महासागरीय धाराओं को अगर हम समझना चाहें कुछ सरल शब्दों में, तो ऐसी धाराएं जो तापमान की भिन्नता के कारण एक जगह से दूसरे जगह जो जल प्रवाहित होता है वह महासागरीय धाराएं कही जाती है। इसमें कुछ गर्म धाराएं होती हैं, कुछ ठंडी धाराएं होती हैं, जिनकी उत्पत्ति ध्रुवों के आसपास होती है। वो उनका जो एक तरह से नेचर होता है वो ठंडा होता है, जो ध्रुवों के आसपास से होती हैं, और जो भूमध्य रेखा के क्षेत्र से उत्पन्न होती हैं वो गर्म होती हैं, गर्म धाराएं। तो इन दो भागों में हम बांटकर, गर्म और ठंडी धाराओं के में बांटकर हम प्रशांत महासागर की धाराओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण है गल्फ स्ट्रीम, और इसी तरह आपका अटलांटिक महासागर में अटलांटिक महासागर की धाराओं की चर्चा करेंगे। गल्फ स्ट्रीम जो अटलांटिक महासागर में है, गल्फ स्ट्रीम, और प्रशांत महासागर में आपका क्यूराइल और क्यूरोसियो धारा है। और इसी तरह हिंद महासागर की धाराओं की भी हम चर्चा करेंगे, और इनका मौसम पे क्या प्रभाव पड़ता है, साथ ही और मत्स्यन के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ भी हम इसकी चर्चा कर लेंगे। इसके बाद हम अगले अध्याय में जाएंगे महासागरी तापमान एवं लवणता। महासागरी तापमान में कि महासागरी तापमान से तापमान कहाँ पर कितना है, प्लस इसका दो भागों में हम चर्चा करेंगे महासागरी तापमान की। महासागरी तापमान, पहला तो इसका क्षैतिज वितरण कैसा है, क्षैतिज वितरण, तापमान का क्षैतिज वितरण, और साथ ही तापमान का लंबवत वितरण। क्षैतिज वितरण का मतलब है कि उसकी सतह पर कहाँ कैसा तापमान पाया जाता है, कहाँ कम पाया जाता है, कहाँ अधिक पाया जाता है, उसकी चर्चा की जाएगी। और लंबवत वितरण में ऊपर से नीचे, मतलब गहराई को लेते हुए कि गहराई में कितना तापमान होता है और उसके ऊपर कितना तापमान होता है, और इसका भी प्रभाव धाराओं पर पड़ता है इसके तापमान भिन्नता के कारण। तो कौन कौन से कारक हैं उनकी भी चर्चा हम कर लेंगे धाराओं की उत्पत्ति के बारे में, जो पिछले अध्याय में हमने चर्चा की थी अभी। इसके बाद हमारा आ जाता है वायुमंडल। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। वायुमंडल वह क्षेत्र है, सैकड़ों किमी वह क्षेत्र है जो पृथ्वी को घेरे हुए है, जिसमें विभिन्न तरह की गैसें पाई जाती हैं, उसे वायुमंडल कहते हैं। इसमें हमारा पहला चैप्टर होगा वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। वायुमंडल के संगठन एवं संरचना में अगर संरचना की बात करेंगे तो इसमें किन परतों, जैसे परतें हैं कुछ, उनकी चर्चा की जाएगी, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। और अगर संगठन की चर्चा की जाएगी तो इसमें हम कुछ गैसों के बारे में चर्चा कर लेंगे, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और साथ ही यहाँ कुछ धूल कण हैं जो हमारे वायुमंडल के निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उनकी भी चर्चा की जाएगी। जैसे आपने सुना होगा कि PM10 या PM 2.5, इनकी चर्चा। और इसके बाद हमारा अगला अध्याय होगा पवन। पवन में हम चर्चा करेंगे मुख्य रूप से स्थानीय पवनों की, स्थानीय पवनें, जैसे भारत में लू जो गर्मियों में बहती है उसे स्थानीय पवन के रूप में जाना जाता है। और इसकी चर्चा, और जो मतलब हमेशा चलने वाली पवनें हैं, जिनको जैसे होगा पश्चिमा और पूर्वा हवा जो होती है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। कहाँ कहाँ कौन सी पवनें मुख्य रूप से पाई जाती हैं उनकी चर्चा करेंगे।
और इसके बाद हमारा चैप्टर आ जाता है जिसमें हम पवन के प्रकार यहाँ हो जाएगा, स्थानीय पवनें, और हाँ यहीं पे जेट स्ट्रीम की भी हम चर्चा कर लेंगे कि जेट स्ट्रीम का उत्पत्ति कैसे होती है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। आपको पता होगा कि ये क्षोभ मंडल में 6 से 8 किमी, कहीं कहीं 12 किमी भी दिया रहता है, ऊपर चलती है और बहुत ही तीव्र गति से चलती है, लगभग 200 किमी घंटा प्रति घंटा की स्पीड इसकी होती है। इसकी चर्चा हम पवन वाले चैप्टर में करेंगे। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर होगा वर्षा। वर्षा में हम वर्षा के प्रकार, वर्षा के प्रकार, कितने प्रकार की वर्षा होती है इसकी चर्चा करेंगे, जिसमें है पर्वतीय वर्षा, संवहनी वर्षा, संवहनी वर्षा, इनकी चर्चा की जाएगी। और साथ ही इनका प्रभाव कहाँ पड़ता है, कहाँ पे अधिक वर्षा होती है, अधिक वर्षा कहाँ पे कम होती है, कारण क्या होता है अधिक या कम वर्षा होने का इन क्षेत्रों में, या कौन कौन से क्षेत्र हैं जो इसे पूछा जाता है कि रेगिस्तान में वर्षा कम क्यों होती है। तो उसका मेन कारण है कि वहाँ आर्द्रता का अभाव पाया जाता है और जिससे संघनन नहीं हो पाता है, और वर्षा होने के लिए संघनन होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वहाँ हवाएं ऊपर उठती हैं लेकिन ठंडी होती हैं, तो उसमें नमी न होने के कारण वह संघनित नहीं हो पाती हैं, जिससे बूंदों के रूप में नीचे नहीं गिरती हैं। तो इन सब मतलब थ्योरियाँ और सिद्धांतों की चर्चा हम वर्षा वाले चैप्टर में करेंगे, और यहीं पे हम बादल की चर्चा कर लेंगे और बादलों के प्रकार की चर्चा कर लेंगे। जैसे हमारा क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, साथ ही स्ट्रेटस क्लाउड, जितने भी हैं इनकी चर्चा की जाएगी इस चैप्टर में। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर आता है चक्रवात। चक्रवात क्या होता है, तो चक्रवात एक ऐसी मतलब हवा या मौसम की एक ऐसी स्थिति जो उग्र रूप धारण कर लेती है। जब हवा उग्र रूप धारण कर लेती है, अगर सब शब्दों में समझे तो वो चक्रवात के रूप में मानी जाती है। तो इसको हम दो रूपों में, दो भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहला तो हमारा हो गया चक्रवात, और इसी का होता है प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात, चक्रवात को भी दो भागों में बांटकर करेंगे, इसकी उत्पत्ति के स्थान के कारण और इसकी मौसमी दशाओं के कारण। पहला होगा हमारा उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और दूसरा होगा शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात का एक उदाहरण हमारे देश में मिलता है पछुआ, इसको पछुआ विक्षोभ बोला जाता है, या पश्चिमी विक्षोभ, जिससे कि भारत में शीतकाल में वर्षा होती है, जो गेहूं की फसल के लिए अधिक लाभकारी होती है। तीन चक्रवातों के बारे में चर्चा करेंगे। इनका नाम भी अलग अलग होता है, जैसे मैक्सिको के खाड़ी में इन्हें हरिकेन बोलते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को, चाइना और ताइवान वाले क्षेत्र में इसको टाइफून बोलते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली बोलते हैं। तो इनकी चर्चा हम चक्रवात वाले चैप्टर में करेंगे। इसके बाद हमारा होगा इस खंड का, वायुमंडल खंड का जलवायु प्रदेश, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे प्रश्न भी काफ़ी आते हैं। जैसे पूछा जाता है कि भारत कौन सी जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है, तो आपको पता होगा कि मानसूनी जलवायु में पाया जाता है, मानसूनी जलवायु। और इसके अलावा अन्य जलवायु हैं, जैसे भूमध्य रेखीय जलवायु, भूमध्य रेखीय जलवायु, चीन तुल्य जलवायु, चीन तुल्य जलवायु। इस तरह कई प्रकार हैं, उनकी चर्चा हम एक एक करके करेंगे, या मतलब पृथ्वी के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं, मतलब क्यों इनका नामकरण इस तरह से किया गया है, इसकी चर्चा हम इस अध्याय में करेंगे। इसके बाद हमारा आता है जैवमंडल, बायोस्फीयर, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इसमें हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें मुख्य रूप से विश्व की मिट्टियों के बारे में चर्चा की जाएगी कि विश्व में किस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। जैसे आपने चरनोजम के बारे में सुना होगा,
चरनोजम। जो रूस और अमेरिका के स्टेपी, जैसे रूस या यूरोप के क्षेत्र में स्टेपी है, घास का मैदान, वहाँ पे यह मिट्टी पाई जाती है। साथ ही अन्य मिट्टियों की इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे विश्व के हिसाब से। और इसके बाद हमारा दूसरा अध्याय होगा इस चैप्टर मतलब इस खंड का, विश्व की वनस्पतियाँ। विश्व की वनस्पतियों में हम वनों की चर्चा करेंगे, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं विश्व में, जैसे कटिबंधीय वन। आपको पता है कि उष्णकटिबंधीय वन भूमध्यरेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर देशों की बात करें तो आपका हो गया ब्राज़ील और अफ्रीका, मध्य अफ्रीका के बहुत से देश, या कह सकते हैं कि जहाँ भूमध्य रेखा जहाँ जहाँ से गुजरती है वहाँ उष्णकटिबंधीय वनों की एक विस्तृत श्रृंखला पाई जाती है। इसी तरह हम अन्य वनों की भी चर्चा इसमें करेंगे, जैसे मानसूनी वन हो गया, आपका शंकुधारी वन हो गया, जैसे आपका टैगा और टुंड्रा वाले क्षेत्र में शंकुधारी वनों के दिखता है। शंकुधारी वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ ठंडी जलवायु पाई जाती है, जहाँ तापमान बहुत नीचे होता है, वहाँ शंकुधारी वनों की मतलब पाए जाते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ विश्व का भूगोल में भौतिक भूगोल समाप्त हो जाएगा, और जो भी अगर एक दो चैप्टर छूटे होंगे तो उसको हम आगे जब पढ़ाएंगे तो उसमें अलग से उसमें सम्मिलित कर लिया जाएगा। इसके बाद हमारा शुरू होता है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल को समाप्त होने के बाद मानव भूगोल शुरू होता है। विश्व का मानव भूगोल की चर्चा अगर हम देखें तो मानव भूगोल वह होता है कि जब भौगोलिक दृष्टिकोण से, जब मानव भौगोलिक वस्तुओं का अपने उपयोग के दृष्टिकोण से उपयोग करता है, उनका मतलब अपने उपयोग के उद्देश्य से उनका उपयोग अगर करता है तो उसे मानव भूगोल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इसमें हमारी विश्व की जनसंख्या की चर्चा करेंगे। विश्व की जनसंख्या की अगर बात करें तो इसमें लगभग 8 अरब माना जा रहा है कि हमारे विश्व की जनसंख्या होगी। आपको पता होगा जिसमें से 1 अरब से अधिक तो हमारा ही देश है, 1 अरब 21 करोड़ 2011 की जनसंख्या से। अभी तो 1 अरब 40 करोड़ के आसपास बात की जा रही है कि हो गया है। इसके साथ ही किन देशों में क्या स्थिति है जनसंख्या की, और साथ ही जनसंख्या का विकास कैसे किया जाए, कौन कौन से इसके लिए सिद्धांत होंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे हम इसमें। जैसे आपने माल्थस का सिद्धांत के बारे में सुना होगा, तो ऐसे ही कई सिद्धांतों की भी चर्चा की जाएगी। और इसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर हो जाएगा मानव भूगोल में विश्व की जनजातियाँ। जैसे आपने विश्व की जनजातियाँ भी पाई जाती हैं जो भी कबीलाई सिस्टम में रहती हैं, जिसमें आपका एस्किमो हो गया जो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। आपका केनिया अफ्रीका वाले रीजन में मसाई एक जनजाति है जो चरवाहा जनजाति है, इनकी चर्चा करेंगे। और साथ ही अरब और मध्य एशिया वाले क्षेत्र में आपका खिरगीज पाया जाता है, एक जनजाति है, उसकी भी ऐसी कई और जनजातियों की चर्चा इसमें की जाएगी इस अध्याय में। इसके बाद मानव बस्तियों की भी चर्चा कर लेंगे कि विश्व में मानव बस्तियों का क्या स्वरूप है। तो इसमें हम 2 भागों में बांटकर इसका अध्ययन करेंगे मानव बस्तियाँ। तो एक हो जाएगी नगरी बस्ती। तो नगरी बस्ती में हम किस प्रकार के नगर होते हैं, कितने प्रकार के, उनकी चर्चा करते हैं। जैसे आपने सुना होगा महानगर, ठीक है, कौन कौन चीज़ें भारत में, आपका दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, इसी तरह आपका जापान में टोक्यो हो गया, लंदन हो गया, और इनका तो कितने प्रकार होते हैं महानगरों की, उसकी चर्चा हम इस अध्याय में करेंगे विश्व के संदर्भ में। साथ ही ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप देख लेंगे कि विश्व में किस तरह के ग्रामीण प्रतिरूप पाए जाते हैं, उसकी चर्चा हम ग्रामीण बस्ती मतलब बस्ती प्रतिरूप में देखेंगे। इसके बाद हमारा विश्व के भूगोल में अंतिम खंड जो आएगा विश्व मानचित्र, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और लगभग 30 से 40% ज्योग्राफी के विश्व भूगोल के क्वेश्चन जो होते हैं वो मानचित्र आधारित ही होते हैं और मानचित्र से आते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया, इन सब की चर्चा मानचित्र के थ्रू की जाएगी, जिससे कि आपकी समझ और इससे उत्पन्न होने वाले क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लें। जैसे बोला जाता है कि
सोनोरान मरुस्थल कहाँ पे है? सोनोरान, तो आपको पता है कि उत्तरी अमेरिका में यह मरुस्थल है। इसी तरह स्टेपी कहाँ है? तो यूरोप में है। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया, आप जानते ही हैं। साथ ही इसमें पूछा जाता है कि कुछ देशों की सीमाओं के बारे में पूछ लिया जाता है, कौन सी सीमा किससे सटी हुई है, तो मानचित्र के माध्यम से ही उसका हम अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा विश्व भूगोल समाप्त हुआ। हम अगले विषय क्षेत्र जो हमारा दूसरा भाग है, भारत का भूगोल की चर्चा करेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा। भारत के भूगोल में हम भारत के भौतिक भूगोल की चर्चा पहले करेंगे, फिर उसके बाद आर्थिक भूगोल की चर्चा करेंगे और भारत के मानव भूगोल की चर्चा करेंगे। तो भारत के भौतिक भूगोल से क्या तात्पर्य है कि यहाँ जो भी स्थल स्वरूप पाए जाते हैं उनकी चर्चा करेंगे। जैसे आपका पर्वत हो गया, पठार हो गया, साथ ही इसकी स्थिति, सीमा और विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे कि कितना है, किस अंश से लेकर किस अक्षांश तक है, या किस देशांतर से किस देशांतर के बीच में, उसकी चर्चा भौतिक भूगोल में की जाएगी। प्लस नदियों की चर्चा की जाएगी, इसमें कौन कौन सी नदियाँ पाई जाती हैं। प्लस इसके अलावा वनस्पतियों की भी चर्चा की जाएगी, वो भौतिक भूगोल वाले खंड में की जाएगी। इसके बाद आर्थिक भूगोल के खंड में हम उद्योगों की चर्चा कर लेंगे कि भारत में कौन से उद्योग प्रमुख हैं, उनकी चर्चा की जाएगी। जैसे लौह इस्पात उद्योग, इसमें कहाँ पे प्रथम रूप से शुरुआत हुई लौह इस्पात उद्योग की, साथ ही अन्य उद्योगों की भी चर्चा की जाएगी जो महत्वपूर्ण है आज के संदर्भ में। इसके बाद भारत के मानव भूगोल की हम चर्चा करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि भारत के भौतिक भूगोल में हम किन किन चैप्टर्स की पढ़ने के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो भारत की भौगोलिक स्थिति, सीमा एवं विस्तार, इंडियाज जियोग्राफिकल लोकेशन, फ्रंटियर एंड एक्सटेंट की चर्चा हम इसमें करेंगे। इसमें अगर भारत की भौगोलिक स्थिति की चर्चा, चूँकि ये चैप्टर जो है थोड़ा फैक्चुअल है, तो इसमें आपको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो इसमें हम भारत की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको पता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध। साथ ही भारत की अगर सीमा विस्तार देखा जाए तो उत्तर दक्षिण से उत्तर, अगर इसके देशांतर की बात की जाए या अक्षांश की बात, अक्षांश की बात की जाए तो यह 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश तक विस्तृत है। और इसके देशांतरी विस्तार की अगर बात की जाए, देशांतरी विस्तार, तो ये 68 डिग्री 6 मिनट से लेकर लगभग 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक विस्तार इसका है। पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। तो इनकी चर्चा हम इसमें करेंगे। सीमाओं के बारे में चर्चा करेंगे, किन किन देशों से इसकी सीमाएं लगती हैं, जो पड़ोसी देश हैं जिसके आपका, जैसे उत्तर में आपका पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, पूर्व में आपका बांग्लादेश हो गया। तो कितनी कितनी लंबाई में या कितने कितने किलोमीटर के क्षेत्र में इनसे सीमाएं लगती हैं, उसकी चर्चा हम इस अध्याय में करेंगे। इसके बाद हमारा अगला अध्याय आ जाएगा भारत की भौतिक संरचना में विभाजन। भारत की भौतिक संरचना में विभाजन में हम इसके भौतिक क्षेत्रों की संरचना में विभाजन की बात करेंगे। तो इसमें अगर विभाजन देखा जाए तो आपको पता है कि इसको एक 5 बृहद क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे हिमालय, या कह सकते हैं कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें मुख्य रूप से हिमालय की चर्चा की जाएगी, उसके भागों की चर्चा की जाएगी, कौन सी श्रेणियां हैं, चोटियां हैं, इनकी चर्चा हम इस खंड में विभाजन के रूप में करेंगे। फिर आपका है उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान, फिर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार, और उसके बाद द्वीप समूह, उनकी चर्चा हम इस खंड में करेंगे। इसके बाद हमारा आता है तीसरा अध्याय, अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र के बारे में हम मुख्य रूप से 2 नदियों के, मतलब 2 उद्गम स्रोतों की नदियों की चर्चा करेंगे। पहले तो हिमालय से उत्पन्न होने वाली नदियां, हिमालय से उत्पन्न वाली नदियां जो हैं
उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, उनसे हमारा लाभ क्या होता है, उसकी चर्चा करेंगे। तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ चूँकि वर्षा अधिक होती है, बर्फ वहाँ जमा रहता है, तो सदावाहिनी नदियाँ इन्हें बोलते हैं क्योंकि इनमें वर्ष भर जल रहता है। और फिर यहीं पे हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में चर्चा कर लेंगे, भारत की प्रायद्वीपीय नदियों। इसमें तुलना भी देख लेंगे कि किसके क्या क्या विशेषताएं हैं दोनों के बीच में। तो ये सदावाहिनी नहीं रहती हैं, मतलब वर्ष भर नहीं बहती हैं, क्योंकि ये वर्षा जल पर आधारित होती हैं। और चूँकि आपको पता है कि वर्षा भारत में 2 से 3 महीने ही प्रमुख रूप से होती है। और इसके बाद हमारा, हाँ, यहीं पे हम नगरों की भी बात कर लेंगे, नदियों के किनारे बसे नगर, जैसे इलाहाबाद हो गया, गंगा नदी के तट पर है, हैदराबाद हो गया, मूसी नदी के तट पर है। तो जितने भी हैं उनकी चर्चा हम यहाँ पे कर लेंगे। इसके बाद हमारा चौथा चैप्टर आता है इसमें, भारत की जलवायु, मानसून तथा पश्चिमी विक्षोभ। भारत की जलवायु आपको पता है कि उष्णकटिबंधीय, कटिबंधीय, मानसूनी मानी जाती है। ऐसी जलवायु क्यों है, इसके कारण क्या है, इसकी चर्चा इस चैप्टर में की जाएगी। और इसमें मानसून क्या होता है, उत्पन्न कैसे होता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है। जैसे आप जानते होंगे कि कृषि पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है भारत की मानसून का, और हमारी अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है, जिसमें बोल सकते हैं जीडीपी। तो हमारी जीडीपी पे भी मानसून का काफ़ी प्रभाव पड़ता है, तो इसकी चर्चा कर लेंगे। साथ ही पश्चिमी विक्षोभ, इसकी भी चर्चा करेंगे। हमने एक उदाहरण दिया था कि एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के रूप में माना जाता है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका भी एक फसल जो हमारी रबी की फसल होती है उस पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही इससे कुछ हानियाँ भी होती हैं अगर ओला ओला पड़ जाए तो। और हिमालयी क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो पर्यटन के क्षेत्र में इसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब पश्चिमी विक्षोभ होता है तो बर्फबारी अधिक होती है, जिससे आपके कुछ जो हिमालयी क्षेत्र हैं वो पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी आकर्षक हो जाते हैं। जिसमें आपका शिमला है, जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर। तो इसका हम जितना भी मतलब इसकी अच्छाई बुराई जो भी है उसकी चर्चा हम करेंगे इस अध्याय में। इसके बाद हमारा मिट्टियाँ, मिट्टियों की चर्चा करेंगे, भारत में किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो भारत में मुख्यतः जो है 6 या 7 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। इसमें आपको काली मिट्टी के बारे में आपने सुना होगा, जो कपास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही भारत के उत्तर के मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, जो कि खाद्यान्न उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपका चावल, गेहूँ और एक कैश क्रॉप के रूप में गन्ना, इन फसलों के लिए जलोढ़ मिट्टी बहुत उपयुक्त है। इसके अलावा आपका जैसे काजू वजू के लिए आपकी जो लेटेराइट मिट्टी है उसकी भी चर्चा हम करेंगे। जितनी भी मिट्टियाँ इसमें इस चैप्टर में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारा आता है भारत के जैवमंडल, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीवों से संबंधित। तो वन्य जीव में हम चर्चा कर लेंगे कौन से वन्य जीव संकटग्रस्त हैं, कौन से हमारे संरक्षण के योग्य हैं, इन जीव जंतुओं की चर्चा करेंगे। और इसके बाद राष्ट्रीय उद्यानों की चर्चा करेंगे कि कितने राष्ट्रीय उद्यान हमारे देश में हैं। और जैवमंडल अभ्यारण्य, आपको पता होगा कि सबसे बड़ा जैवमंडल अभ्यारण्य आपका अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार। तो इन सारी चीज़ों की चर्चा हम विस्तार से करेंगे, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैवमंडल हैं, उनकी चर्चा। और इनको लेकर जो परियोजनाएं हैं जो पहले की हो चुकी हैं, इससे संबंधित जितने अधिनियम हैं, जैसे जैव विविधता अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, टाइगर से संबंधित, रिजर्व से संबंधित अधिनियम, उन सब की भी चर्चा यहाँ पे की जाएगी। इसके बाद हमारा आता है आर्थिक
भूगोल, भारत का आर्थिक भूगोल। भारत के आर्थिक भूगोल में संसाधनों की चर्चा की जाएगी। अगर संसाधन को देखना चाहें तो संसाधन वह होता है जिससे हम कुछ उसका आर्थिक उपयोग कर सकते हैं। जो भी वस्तु है इसका हम अगर आर्थिक उपयोग, आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोग करते हैं, वो हमारे लिए संसाधन हो जाता है। जैसे मानव भी खुद एक संसाधन है, अगर उसमें स्किल डाल दी जाए, कौशल कर दिया जाए, तो एक संसाधन के रूप में उसकी उत्पादकता बढ़ जाती है। तो एक सरल भाषा में संसाधन इसे ही कहते हैं। इसमें हम जैव संसाधन, जिसमें आपका महासागर, नदियों, साथ ही वनस्पतियों से जो भी आर्थिक लाभ मिल सकते हैं उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे महासागर में मत्स्य हो जाएगा, नदियों से भी वही स्थिति हो सकती है। नदियों से आपका परिवहन का विस्तार भी हो सकता है, परिवहन हो सकता है, ये भी हमारे आर्थिक संसाधन के रूप में माना जा सकता है। फिर उसके बाद खनिज संसाधनों की चर्चा करेंगे। खनिज संसाधनों में हम इसके प्रकार की चर्चा कर लेंगे, वितरण की चर्चा कर लेंगे, कहाँ कहाँ कितना कितना और कौन कौन सा खनिज संसाधन पाया जाता है, और साथ ही यहाँ उत्पादन की भी चर्चा कर लेंगे कि किस राज्य में कितना उत्पादन होता है। इसके बाद हमारा ऊर्जा संसाधनों की भी बात कर लेंगे, जैसे आपका परमाणु खनिज हो गया, यहीं पे आपका कोयला, बिजली कैसे कैसे उत्पन्न होती है उसकी भी चर्चा की जाएगी, या किस तरह से कौन से केंद्र हैं, कौन से क्षेत्र हैं, या परमाणु कौन कहाँ कहाँ केंद्र है भारत में, उसकी भी चर्चा इस अध्याय में की जाएगी। इसके बाद हमारा अगला अध्याय आता है उद्योग। किसी भी देश के विकास के लिए उद्योग एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो उद्योगों में हम सभी उद्योगों की चर्चा करेंगे, जिसमें पेट्रोलियम उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, महारत्न कंपनियां जितनी हैं और सेज, उनकी चर्चा करेंगे। जितनी भी महारत्न कंपनियां, उसकी विस्तार से चर्चा की जाएगी कि उनका क्या महत्व है, कौन कौन सी नई महारत्न जुड़ी हैं, नई महारत्न कंपनियां, उनकी भी चर्चा की जाएगी। इसके बाद हमारा अगला अध्याय आता है भारत में परिवहन। भारत में परिवहन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसके परिवहन पे निर्भर करती है, वो कितनी तीव्र गति से और कितनी तेज़ी से विकास करती है, उसमें परिवहन का बहुत योगदान होता है। आज अमेरिका अगर बहुत आगे है तो उसमें उसके परिवहन, उसकी सड़कों का बहुत ज़्यादा योगदान है। तो जिसमें हम सड़क के विकास के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें आपका जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज है, स्वर्णिम चतुर्भुज, या नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, या हाल में ही जो भी घोषणाएं सड़क से या रोड के विकास से संबंधित है उनकी चर्चा हम करेंगे। इसके बाद रेलवे के विकास से, जैसे बुलेट ट्रेन और अन्य कितनी रेलवे लाइन है, कितने प्रकार की रेलवे लाइन होती हैं, उसकी चर्चा हो जाएगी यहीं पे। साथ ही कितना क्षेत्रफल है इनका रेलवे लाइन का, इसकी भी चर्चाएं होगी। साथ ही वायु परिवहन और जल परिवहन की चर्चा होगी। जैसे जल परिवहन में अभी अगर हाल के डेटा के हिसाब से देखा जाए तो 111 जल मार्ग घोषित किए गए हैं, जिसमें अगर मुख्य जल मार्ग की बात की जाए तो हल्दिया से इलाहाबाद तक हमारा पहला जल मार्ग है। तो ऐसे ही सभी जल मार्गों की चर्चा की जाएगी इस अध्याय में। इसके बाद हमारा अगला जो अगर चैप्टर कर सकते हैं तो एक कृषि। कृषि में हम प्रमुख फसलों की बात करेंगे कि कौन सी हमारी प्रमुख फसलें हैं और किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी प्रमुख फसलों का उत्पादन होता है और क्यों होता है, क्यों वहाँ पे वैसी फसलें ज़्यादा उत्पन्न होती हैं, इसकी चर्चा हम प्रमुख फसलों में करेंगे। उसके बाद सिंचाई की बात कर लेंगे, सिंचाई के प्रकार की बात कर लेंगे। प्रकार जैसे आपने स्प्रिंकल सिंचाई सुना होगा, फव्वारा जिसे कहते हैं, फव्वारा सिंचाई, ठीक है,
मेड़बंदी और सिंचाई के प्रकार के साथ ही सिंचाई के दुष्प्रभाव की भी चर्चा कर सकते हैं। जैसे जहाँ अधिक सिंचाई होती है वहाँ क्यों ऊसर भूमि का विकास होता है, भूमि का विकास, इन सब की चर्चा इस चैप्टर में की जाएगी। इसके बाद भारत की प्रमुख फसलों और उनका उत्पादन क्षेत्र, फसल रोग की भी चर्चा यहाँ हम संक्षिप्त रूप से करेंगे कि किस फसल में कौन सा रोग लगता है। और हरित क्रांति का हम विस्तार से यहाँ चर्चा करेंगे, दोनों हरित क्रांति का, पहली तो हमारी ज़्यादा सफल हुई थी उसकी, और उसके बाद दूसरी हरित क्रांति की जो बात की जा रही है उसकी भी चर्चा करेंगे। पहली हरित क्रांति और दूसरी हरित क्रांति, इसका प्रभाव क्या पड़ा, इसका हानि और लाभ, दोनों की चर्चा विस्तार से की जाएगी इस चैप्टर में। इसके बाद हमारा आता है सिंचाई के प्रकार, सिंचाई की परियोजनाओं की भी बात कर लेंगे। यहीं पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं की भी चर्चा यहाँ कर लेंगे। जैसे भाखड़ा नांगल हुआ आपका, भाखड़ा नांगल, इसी तरह जितनी भी सिंचाई परियोजनाएं हैं उसकी चर्चा की जाएगी विस्तार से। इसके बाद हमारा आता है यहाँ आपका आर्थिक भूगोल समाप्त हुआ भारत का। इसके बाद हमारा आता है मानव भूगोल, भारत का मानव भूगोल की चर्चा करेंगे यहाँ पे, जो अगला खंड है। इसमें हम जनसंख्या की चर्चा करेंगे। जनसंख्या, आपको पता है कि भारत की जनसंख्या 1,21,00,00,000 है 2011 के डेटा के हिसाब से, या उसकी उस समय जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से। फिर जनसंख्या की वृद्धि एवं विकास, साथ ही जनसंख्या विस्फोट, भारत में जनसंख्या का विकास क्रम या वृद्धि क्रम कैसे कैसे हुआ, किन दशकों में क्या स्थिति थी जनसंख्या की वृद्धि की, उसकी बात करेंगे। ये होगा अब जनसंख्या में। इसके बाद भारत की जनजातियों के बारे में चर्चा कर लेंगे। भारत की जनजातियों में जैसे आपने जितनी भी जनजातियां हैं भारत में उनकी चर्चा करेंगे। जैसे आपका हो गया नागा, या हाल ही में आपका मेइती जनजाति की चर्चा है। साथ ही अंडमान निकोबार की जो जनजातियां हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। जैसे जारवा, जो भी जनजातियां हैं, या नीलगिरी पे उधर टोडा पाई जाती हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे, जितनी भी जनजातियां हैं। इसके बाद भारत में नगरीकरण की स्थिति को देखेंगे कि नगरों का विकास कैसा होता है, कितने प्रकार के नगर पाए जाते हैं। तो भारत में मुख्यतः 5 प्रकार के नगर पाए जाते हैं, उनकी चर्चा नगरीकरण में की जाएगी। और इस तरह हमारा भूगोल का जो विषय क्षेत्र है, या उसकी जो जितने भी उसमें अध्याय हैं, लगभग हमने 90% तक कवर कर लिया है। जो भी 1-2 बचे होंगे जब हम विस्तार से पढ़ाएंगे तो उनकी भी चर्चा विस्तार से उनके साथ ही मतलब वहीं पे कर दी जाएगी। और इसके साथ हमारा इसकी विषय वस्तु जो होती है, जो विषय क्षेत्र है भूगोल का जितना भी, उसका हमने चर्चा कर लिया है। और हमारा अगला जो अध्याय, पहला अध्याय होगा जिसमें हम विस्तार से पढ़ेंगे, जिसके हम विस्तार से चर्चा करेंगे, वो होगा हमारा सामान्य भौगोलिक अवधारणाओं के अंतर्गत ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। इसमें हम ब्रह्मांड, सौरमंडल, तारों की उत्पत्ति, इनकी चर्चा करेंगे। साथ ही सौरमंडल के अंतर्गत सूर्य की विशेषताएं, 8 ग्रह, प्लूटो में उनके उपग्रह, और एस्टेरॉयड और मेटेरॉयड, ये क्या होते हैं, इनकी चर्चा और इनकी विशेषताएं विस्तार से इस पहले अध्याय में की जाएगी। तो यहाँ हमारा समाप्त हुआ। नमस्कार, धन्यवाद।